कहानी की शुरुआत में हमें कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट यूकी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि वो काफी शांत रहने वाला इंसान है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, पर इस जगह पर यूही जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, वो उससे काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी सारी बातों का यूकी हाँ में जवाब दे रहा था। इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि क्लासरूम के बीचों बीच एक अजीब सा मैजिक पोर्टल दिखाई देने लगता है। उस पोर्टल को देखकर यूकी अजीब सी स्माइल करता है, मानो यूकी को इस पोर्टल के बारे में पहले से पता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिक पोर्टल क्लासरूम के सारे बच्चों को दूसरे ही वर्ल्ड में समन कर देता है, जहां पर जाते ही वो बच्चे देखते हैं कि कुछ डीमंस उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। पर शुरुआत में उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, पर उन्हें कुछ समय में रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नकली के डीमन नहीं बल्कि कि असली के डीमन है और वो डीमंस उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह देखते ही वो सारे स्टूडेंट्स डर कर भागना शुरू कर देते हैं, पर इस जगह पर यूकी नहीं भागता है और वो वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यूकी के पास एक डीमन आ जाता है जो यूकी के ऊपर हमला करता है। पर इस समय पर यूही यूकी के पास जाती है यह सोचकर कि वो उसे धक्का देकर बचा लेगी, पर इस जगह पर वो डीमन काफी तेजी से हमला करता है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह होती है कि यूकी अपना सिर्फ एक ही उंगली से उस डीमन के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद यूही यूकी को लेकर भागने लगती है। इस जगह पर यूकी का ध्यान बार बार डीमंस पे ही जा रहा था। इसी बीच वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो यूही और यूकी से कहती है, आखिर तुम इतनी देरी क्यों कर रही हो, यहाँ से जल्दी भागो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। और इस जगह पर हम देखते हैं कि यूकी उस लड़की को देखकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो वो उस लड़की को पहले से ही जानता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की सीधा जाकर डीमंस का सामना करने लगती है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारी कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हमें एक डिस्टीनिया किंगडम को दिखाया जाता है। इसके बाद हम उसी किंगडम के किंग कैसल को देखते हैं और उसी कैसल के अंदर हम सारे समन स्टूडेंट को देखते हैं जो अर्थ से इस वर्ल्ड में आए हैं। इस जगह पर उस किंगडम के किंग और क्वीन भी प्रेजेंट होते हैं। इस जगह पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर डीमंस कैसे हो सकते हैं, कि इसी बीच किंग आगे आकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं। किंग उन्हें कहते हैं, आप सब प्रोडिजी ऑफ हीरो हैं इस किंगडम के, आप सबको यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि आप हमारी मदद कर सकें। इंसानों और डीमंस के बीच की लड़ाई में हमारी समन में कोई गलती नहीं है, आप सब में से कोई ना कोई एक हीरो ऑफ प्रोडिजी होगा। किंग के बाद क्वीन भी आकर उन सबको समझाती है कि आगे हीरो ऑफ प्रोडिजी क्या है। क्वीन बताती है उन्हें कि आज से कई साल पहले भी कुछ लोगों को अर्थ से यहाँ पर समन किया गया था स्पेशल मैजिक स्पेल की मदद से, जिस स्पेल की मदद से सिर्फ वही लोग टेलीपोर्ट होते हैं जिनमें से किसी एक के पास डीमन लॉर्ड को डिफीट करने का पोटेंशियल होता है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था जब कुछ लोगों में से एक ऐसा हीरो समन हुआ था जिसने अकेले ही कई सारे किंगडम के डीमन लॉर्ड का खात्मा किया था। इतना ही नहीं, उसने आखिरी डीमन लॉर्ड जो कि सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड है उसे भी कड़ी टक्कर दी थी। इन्हीं सारी बातों के साथ क्वीन उन्हें यह भी बताती है कि ये वर्ल्ड कोई मामूली वर्ल्ड नहीं है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, डीमंस एग्जिस्ट करता है, सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती है, सुपर ह्यूमन ड्रैगन सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आप सब चिंता मत कीजिए, आप सब भी काफी ताकतवर हैं इस वर्ल्ड में। आप सब अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप बहुत ताकतवर बन जाएंगे और काफी ज्यादा लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप डरिए मत कि आप मामूली इंसान हैं। इसी के साथ क्वीन ये भी कहती है कि प्लीज हीरोज हमारा साथ दीजिए, हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। इस जगह पर क्वीन की बातें सुनकर सारे बच्चे विचार विमर्श करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए इस जगह पर। कि इसी बीच यूकी मन में कहता है, इस वर्ल्ड का समय स्लो चलता है नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले। ये क्वीन और किंग तब भी थे जब मैं पहली बार यहाँ आया था। इस जगह पर यूकी क्या कह रहा है ये हमें कहानी में आगे समझ में आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्वीन के इस बात पर मंजूर हो जाते हैं और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं डीमंस और इंसान की लड़ाई में, क्योंकि वो भी सुपर पावर्स इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ नाइट्स मिलकर उन सारे स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं ताकि वो सब अपनी पावर्स को इन्हांस करके सुपर पावर्स एक्टिवेट कर सकें। इस जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्का होती है। वो सारी लड़कियों को पावर इन्हांस करना सिखा रही होती है। इधर हम यूकी को दूर से देखते हैं जो ये सब चीजें देख रहा होता है, यानी इस जगह पर यूकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है। इस जगह पर वो बस दूर से खड़ा होकर यूही की प्रोग्रेस को देख रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि यूही अपने पहले ही दिन में अपनी कुछ पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पर वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है।
यूही की प्रोग्रेस देखने के बाद यूकी वहां से जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एल्का मिल जाती है, जो कि उसे डांटना शुरू कर देती है। वो यूकी से कहती है, क्या तुम पहली फाइट में मरना चाहते हो बिना ट्रेनिंग के? तुम्हें पता नहीं है कि इस वर्ल्ड में कितने डेंजरस डीमंस होते हैं, वो तुम्हें एक झटके में मार देंगे। तो अपना एटीट्यूड छोड़ो और ट्रेनिंग पे जाओ। इस जगह पर एल्का के जवाब में यूकी कहता है, एल्का मेरी बात सुनो यहाँ पर। इस जगह पर एल्का को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूकी उसका डायरेक्ट नाम बोल रहा है बिना परमिशन के। इवन वो उसकी मैजिक टीचर है जो उसे मैजिक सिखाने वाली है। इसलिए एल्का यूकी से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और साथ में तुमसे बड़ी भी हूँ एज में, तुम मुझे रिस्पेक्ट देकर बात करो। इस जगह पर यूकी एल्का से कहता है, एल्का मुझे पहचानो, मेरे मैजिक ऑरा से पहचानो, मैं कौन हूँ? तुम मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? और दूसरी बात, मेरी एज तुमसे ज्यादा है, बस इस बॉडी में छोटी है। इस जगह पर एल्का यूकी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। और साथ ही में वो यूकी से कहती है कि पहली बात तुमने बदतमीजी की है, और दूसरी बात अगर तुम जल्द से जल्द ट्रेनिंग पर वापस नहीं चले मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। एल्का की इस बात पर यूकी कहता है, मुझे भूलने की गलती तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तो अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो मुझे हराने की। इस जगह पर एल्का भी गुस्से में थी, इसलिए वो सीधा यूकी पर हमला कर देती है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि यूकी एक आम इंसान होने के बावजूद भी इजीली नाइट को डोज कर देता है और उसके बम पर लकड़ी से मारता है। और ये अश्लील हरकत करने के बाद वो एल्का से कहता है, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। यूकी की इस हरकत के जस्ट बाद ही एल्का सीधा यूकी के पैरों में आकर गिर जाती है और कहती है, सॉरी सेसुसामा, मैं आपको इस चेहरे में पहचान नहीं पाई। गाइस, इस जगह पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। असल में यूकी वही हीरो है जिसके बारे में क्वीन बात कर रही थी, और ये वही हीरो है जो डीमन लॉर्ड से लड़ते समय मारा गया था। यानी दोस्तों, यूकी बेसिकली द लेजेंडरी हीरो का रीबॉर्न है। एंड गाइस, इससे आगे मैं कहानी में यूकी को सेसु नेम से ही प्रोनाउंस करूंगा, क्योंकि यूकी वापिस से अपनी ओल्ड लाइफ की तरह हीरो की जर्नी में वापस से निकलेगा और वहां पर उसे सब सेसु नाम से ही प्रोनाउंस करेंगे। एंड इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु एल्का के ऊपर बैठा हुआ होता है, क्योंकि एल्का चाहती थी कि वह सेसु को सर्व कर सके। खैर, इसी बीच वहां पर एक और नाइट कमांडर आ जाता है, जो एल्का की इस हालत को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो एल्का, तुम फर्स्ट डिवीजन कमांडर हो। इस जगह पर एल्का कहती है, ग्लेन ये सेसुसामा है, ये दूसरी बॉडी में वापिस रिबॉर्न हो चुके हैं। इस जगह पर ग्लेन को भी कुछ समझ नहीं आता। खैर, हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों सेसु को अपने तीसरे टीममेट के पास ले जाते हैं, जिसका नाम ईविया होता है, जो कि बेसिकली एक मैजिक क्राफ्टर होती है। पर जैसे ही वो उसके लैब के पास पहुंचते हैं, वैसे ईविया खुद सेसु को इस फॉर्म में देखने के बावजूद भी कह देती है, सेसुसामा आपको काफी समय लग गया। इस जगह पर सेसु बोलता है, तुम मुझे इस फॉर्म में भी पहचान पा रही हो। इस पे ईविया कहती है, आपके जितना मैजिक पावर लेवल किसी का हो सकता है क्या? मैंने आपको काफी पहले ही महसूस कर लिया था, जब शायद आप इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए होंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं ईविया, एल्का और ग्लेन सेसु को सब कुछ बता देते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में इस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। वो उसे ये बताते हैं कि जब डीमन लॉर्ड और सेसु के बीच में फाइनल बैटल हुई थी, उस दौरान जब सेसु ने डीमन लॉर्ड के ऊपर एक खतरनाक हमला किया था, उसकी रेस इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पर जैसे ही वह हमला खत्म हुआ, उसके बाद ना ही डीमन लॉर्ड मिला ना ही सेसु। और इस घटना के बाद चीजें बहुत पीसफुली चलने लगी थी। ना ही डीमंस हमला कर रहे थे ना ही इंसान। पर कुछ दिनों पहले डीमंस ने इंसानों के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स फिर से इंसानों के खिलाफ हो गए। इनकी इन बातों पर सेसु ईविया, एल्का और ग्लेन से कहता है, इसके पीछे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स नहीं है। बेसिकली मैंने छोटे किंगडम के सारे डीमन लॉर्ड्स को हराकर उन्हें लड़ाई के बारे में सब कुछ समझा दिया था, और उन्होंने हाँ करी थी कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। और ऊपर से मैंने लड़ाई के दौरान मैंने देखा था कि जो डीमंस हमला कर रहे थे इंसान पर, उनके अंदर काफी ज्यादा कर्स मैजिक था, जैसे तोमा के अंदर है, मेन डीमन लॉर्ड के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ कि तोमा वापस लौट आया है और वो चाहता है इंसानों और डीमंस के बीच में युद्ध। और इसी के साथ सेसु ये भी कहता है, अगर तोमा यही करना चाहता है तो एज ए हीरो मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे फिर से तोमा को ये करने से रोकना होगा। इस जगह पर एल्का सेसु से कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। इस जगह पर सेसु कहता है, नहीं नहीं एल्का, तुम यहीं पर रह के इन लोगों को ट्रेन करो। क्या पता तोमा और ताकतवर हो चुका होगा और वो मुझे हरा दे। अगर मेरे जाने के बाद कोई तो होप रहनी चाहिए इन लोगों की, इसलिए तुम यहीं रहकर इन स्टूडेंट को ट्रेन करो और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ।
यहाँ पर एल्का सेसु की बात समझ जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ईविया, एल्का और ग्लेन सेसु को वहां पर ले जाते हैं जहां पर सेसु की स्वॉर्ड रखी होती है। और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है सेसु की स्वॉर्ड, जो कि काफी साइज में बड़ी होती है, जिसे देखकर सेसु कहता है, कैसे हो किमीमारू, काफी समय हो गया। यानी दोस्तों इस स्वॉर्ड का नाम किमीमारू है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी स्वॉर्ड के मिलते ही इंसानों और डीमन के बीच में होने वाली इस लड़ाई को रोकने के लिए सेसु तोमादी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पर निकलने ही वाला होता है कि तभी यूही उसे जाता हुआ देख लेती है और वो सीधा यूकी के पास आकर घबराते हुए कहती है, यूकी तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो। इस जगह पर यूकी यानी सेसु यूही को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे वो हीरो है जिसके बारे में क्वीन सारे स्टूडेंट्स को बता रही थी। और वो यूही को ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अपनी पास्ट लाइफ में मरा था और वो फिर से अर्थ पे जन्म लिया था ऐसे यूकी। और वो यूही के सवाल पे ये भी जवाब देता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पे निकला हुआ है, क्योंकि एज ए हीरो डीमन लॉर्ड का खात्मा कर इंसानों और डीमंस के बीच में जो कत्लेआम होने वाला है उसे रोकना उसका ही फर्ज बनता है। और इसी के साथ सेसु यूही को ये भी समझाता है कि इस समय उसके अलावा डीमन लॉर्ड और इस वॉर को रोकने वाला और कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में। सेसु की सारी बातें सुनकर यूही सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि उसे काफी पहले से ही लग रहा था कि यूकी यानी सेसु काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। पर इस जगह पर यूही सेसु से कहती है कि वो भी चाहती है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो भी उसकी मदद करना चाहती है। पर इस जगह पर सेसु कहता है, यूही तुम अभी काफी वीक हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, फिर मैं पक्का तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर इस समय मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। सेसु की बात सुनकर यूही ये बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर फिर वो सेसु की बात मान ही जाती है और सेसु से कहती है, यूकी देख लेना, एक ना एक दिन मैं भी बहुत स्ट्रांग बनूंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में साथ दूंगी। यूही की इस बात को सुनकर यूकी यानी सेसु स्माइल करता है और यूकी के फोरहेड पर अपनी फिंगर से एक छोटा सा हमला करता है जो यूकी को लग जाता है। इस हमले पर यूही पूछती है, यूकी ये तुमने क्यों किया। यूही के सवाल पर सेसु कहता है, जिस दिन तुम इस हमले को इसलिए डॉज कर पाओगी यूही, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बचपन की दोस्त यूही ताकतवर बन चुकी है और अब वो मेरे साथ मेरे सफर पे साथ देने के लिए तैयार है। इस जगह पर यूही समझ जाती है कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो सेसु के साथ उसके सफर में साथ दे सके। और इसी के साथ यूही, एल्का, ईविया और ग्लेन को अलविदा कर सेसु अपने नए सफर पर यानी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है। और इसी सफर के शुरुआत के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक रूरी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दादाजी को किसी से बार्गेनिंग करते हुए देख रही थी। इस जगह पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, सेसु के पुनर्जन्म वाला ही वर्जन होता है। इस जगह पर सेसु कुछ खरीदना चाह रहा था पर रूरी के दादाजी नहीं मान रहे थे। इस जगह पर वो कह रहे थे कि क्राफ्टमैन का प्राइड ही उनके लिए सब कुछ होता है और वो हर कोई चीज पैसों में थोड़ी बेचने वाले हैं। इस जगह पर रूरी दादाजी से पूछती है, आप इनसे लड़ क्यों रहे हैं। इस जगह पर दादाजी कहते हैं कि ये मेरे बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है। इस जगह पर सेसु कहता है, कुछ ऐसी बात है क्या। इसके बाद सेसु कई सारी सोने की मुद्रा निकालकर रूरी के दादाजी के टेबल पर रख देती है। इस जगह पर रूरी के दादाजी सोने की मुद्रा देखते से ही 1 मिनट में अपना सारा प्राइड भूल जाते हैं और सीधा सेसु जो ब्रोच मांग रहा था उन्हें दे देते हैं। इस जगह पर रूरी अपने दादाजी से पूछती है, आप तो कह रहे थे कि ये क्राफ्टमैन के लिए उसका प्राइड ही सब कुछ होता है। रूरी के इस सवाल पर रूरी के दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था कि वो एक काफी अमीर इंसान है, वो मुझे पे कर देगा, इसलिए मैं उससे बार्गेनिंग कर रहा था। ये क्राफ्टमैन की एक स्किल है। रूरी के दादाजी रूरी को ये समझा रहे होते हैं कि इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी के दादाजी गुजर चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूरी अपने घर से निकल चुकी है और वो निकलते हुए कहती है, मुझे अपने दादाजी की आखिरी काम को पूरा करना होगा, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूरी हॉर्स कार्ट में बैठकर आधी रात में कहीं जा रही होती है। रूरी सफर में आगे बढ़ रही होती है कि इसी बीच रूरी का घोड़ा बीच रास्ते में रुक जाता है, जिसे देखकर रूरी कहती है, ऐसा मत करो, प्लीज आगे बढ़ो। रूरी घोड़े को आगे बढ़ने के लिए मना रही होती है कि इसी बीच एक वाइल्ड डीमन रूरी की कार्ट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रूरी की कार्ट का काफी सारा सामान बाहर गिर जाता है।
इस जगह पर रूरी भी कार से दूर गिर जाती है। रूरी जिस प्रोडक्ट को डिलीवर करने जा रही थी वो उससे कुछ दूर ही गिरा था, इसलिए वो उसके बॉक्स को जल्दी से उठाती है और रिलीव करती है और कहती है अच्छा हुआ ये बॉक्स को कुछ हुआ नहीं, वरना दादाजी का आखिरी काम अधूरा रह जाता। इस जगह पर जैसे ही वो मुड़ती है तो वो देखती है कि वो जंगली सुअर का डीमन बहुत ही करीब होता है उसके और उसे बस मारने वाला होता है। कि इस जगह पर रूरी एज ए बिजनेसमैन उससे मोल भाव करने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और इस चीज़ को सेटल करते हैं। मुझे बाहर कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ और मेरा मांस इतना टेस्टी भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। पर इस जगह पर ऑब्वियस सी बात थी कि डीमन को पैसे से कोई मतलब नहीं होता और वह सीधा रूरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहां पर सेसु आ जाता है और वो उस डीमन का खात्मा कर देता है। सेसु डीमन का खात्मा करने के बाद रूरी से पूछता है हेलो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, चोट तो नहीं लगी? जिस पर रूरी कहती है हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ और तुमने मुझे बचाया है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? रूरी के सवाल पर सेसु कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं बस साइड से जा रहा था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बचा लूं, और वैसे भी तुम पैसे से डीमन के साथ बार्गेनिंग कर रही थी। वाह। इसी बीच रूरी फिर से सेसु से कहती है तुम्हें पैसे चाहिए ना, पक्का बताओ, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को सेटल कर सकता है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। इस जगह पर रूरी की सारी बातों को सेसु इग्नोर कर रहा था कि इसी बीच रूरी सेसु की शक्ल को देखकर उसे ऐसा लगता है कि सेसु कहीं ना कहीं वही फॉर्मर हीरो से मिलता है जिसे डीमन लॉर्ड से लड़ाई की थी और वो दादाजी के यहाँ पर ब्रोच खरीदने आया था। पर इस जगह पर रूरी सोचती है कि फॉर्मर हीरो की एज काफी ज्यादा थी और वो तो वैसे भी मर चुके हैं, तो ये वो नहीं हो सकते, इसलिए वो इन सब बातों को इग्नोर करती है और वो खड़ी होती है। पर इस जगह पर सेसु वहां से जाने लगता है, पर इस जगह पर रूरी रोने लगती है और वह सेसु से कहने लगती है कि प्लीज मुझे सी पोर्ट तक छोड़ दो प्लीज, काफी डीमंस है यहाँ पर। अब इस जगह पर सेसु छोटी सी बच्ची को देखकर मान जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु रूरी के साथ उसके सफर में साथ दे रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी सी पोर्ट पर पहुंच जाती है और वो वहां पर अपनी हार की गई शिप के कैप्टन से पूछती है कि अब हम यहाँ से डीमन किंगडम की तरफ कब आगे बढ़ेंगे। इस जगह पर उसका कैप्टन कहता है नहीं, तुम्हारे पैसे तुम वापस ले लो, बट मैं डीमन किंगडम नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां पर इंसानों और डीमन के बीच में वॉर चल रही है और मैं वहां पर अपनी जान नहीं देना चाहता। इस जगह पर तो रूरी को रोना ही आ जाता है, क्या वो क्या करे, उसने जो बोट हायर की थी वो तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पर इतनी जल्दी रूरी हार नहीं मानती और वो सी पोर्ट पर खड़े सारे शिप्स के ओनर से पूछती है कि वो उन्हें पे कर देगी, क्या वो कोई भी डीमन किंगडम जाने के लिए तैयार है। पर उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है, कोई भी उसे डीमन किंगडम ले जाने के लिए तैयार नहीं था वॉर के कारण। रूरी को इतनी मेहनत करते हुए देखकर सेसु कहता है लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि रूरी के पास कुछ सिपाही जाते हैं और वो रूरी से उसकी आईडी कार्ड, मर्चेंट वगैरह वगैरह पूछने लगते हैं। इस जगह पर रूरी एकदम प्रोफेशनल की तरह अपना आईडी कार्ड और अपने मर्चेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर इस जगह पर वो सिपाही रूरी को ठगना चाहते थे, उन्हें वो एक छोटी लड़की लग रही थी जिससे वो काफी पैसे ठग सकते हैं, इसलिए वो रूरी से कहते हैं हम सिपाही इतनी मेहनत करते हैं वॉर में तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, और तुम सब मर्चेंट बस पैसे कमाने की सोचते हो वार के दौरान भी। और यह कहते हुए उन सिपाही में से एक सिपाही रूरी का बैग छीनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हमें इस बैग में सस्पिशियस चीजें दिख रही हैं, हमें इसमें से कुछ सामान लेना है। इस जगह पर रूरी वो बैग देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने इतना सफर सिर्फ इस बैग के अंदर जो सामान है उसे डिलीवर करने के लिए किया है। जब सिपाही देखते हैं कि रूरी डर नहीं रही है और उन्हें बैग नहीं दे रही है तो वो रूरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर इस जगह पर सही समय पर सेसु हो जाता है और वो उन सिपाही में से एक सिपाही का हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम्हारे पास परमिशन है ऐसे किसी भी छोटी सी बच्ची का बैग चेक करने के लिए। इस जगह पर सिपाही कहते हैं इससे तुम्हें क्या करना, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इस जगह पर सेसु कहता है मैं एक गार्ड हूँ और इस लड़की की सुरक्षा करना मेरा काम है। इस जगह पर वो सिपाही तलवार निकाल कर सेसु को डराने की कोशिश कर रहे थे, वो सोच रहे थे एक गार्ड ही तो है क्या ही कर लेगा। पर इस जगह पर सेसु भी अपनी स्वाट को निकालने लगता है। इस जगह पर सिपाही ये भी देखते हैं कि काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है और अगर यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की और अगर वो हार गए तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए वो खुद तो डर रहे होते हैं। पर वो सेसु को डराते हुए कहते हैं इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, पर अगली बार तुमने हमारी इंक्वायरी में दखल अंदाजी की तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। 2 कौड़ी के गार्ड। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेसु रूरी की शक्ल देखकर पहचान जाता है कि रूरी काफी दुखी है कि उसे कोई भी डीमन किंगडम नहीं ले जा रहा है। इस जगह पर सेसु रूरी से कहता है
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रूरी डीमन किंगडम पहुंचने के लिए, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें आज रेस्ट करना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो। तुम पिछले 2 दिन से सोई नहीं हो। इस जगह पर ये सेसु की कंडीशन होती है रूरी की हेल्प करने के लिए, इसलिए रूरी ना चाहते हुए भी सेसु की बात मान लेती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रूरी और सेसु सो रहे होते हैं एक होटल में, पर इस जगह पर सेसु की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। लग नहीं रहा था कि वो सो भी पा रहा है कि इसी बीच सेसु को कुछ फुटस्टेप सुनाई देती हैं जो कि कई सारे लोगों की होती है और वो होटल में एक साथ आ रहे हैं एक ग्रुप की तरह। और फिर हम देखते हैं कि ये ग्रुप नाइट्स का होता है जो यहाँ पर रूरी और सेसु को ही ढूंढने आए हैं। वो यहाँ पर कहानी बनाते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सेसु और रूरी डीमन के स्पाई हैं, और वो ये कहकर मैनेजर से रूरी और सेसु के रूम की चाबी ले लेता है। पर इस जगह पर सेसु भी सब कुछ समझ चुका था। नाइट्स उसे और रूरी को छोटे केस में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए सेसु रूरी को पकड़कर होटल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। पर इस जगह पर नाइट्स भी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। पर इस जगह पर सेसु ने टेकल कर भाग रहा होता है, पर एक जगह पर आकर डेड एंड आ जाता है जहां पर सेसु और रूरी के लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। आगे समुद्र होता है और पीछे नाइट्स, इसलिए नाइट्स सेसु और रूरी से कहते हैं अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। अच्छा यही होगा कि हमसे माफी मांगकर अपने आप को सरेंडर कर दो। ये करोगे तो क्या पता कम टॉर्चर करे हम तुम्हें। इस जगह पर सेसु इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो रूरी को पकड़ता है और सीधा समुद्र में कूद जाता है। इस जगह पर रूरी को तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे अपनी मौत करीब दिख रही थी। पर इस जगह पर सेसु कहता है लिविया यही समय है। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सी ड्रैगन पानी में से बाहर निकलता है और सेसु और रूरी दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। इस चीज को देखकर तो गार्ड को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो कहते हैं अब इस चीज को हम नाइट हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कैसे करेंगे कि हम किसी का पीछा कर रहे थे और उसे बचाने के लिए एक सी ड्रैगन आया। हमारी नौकरी खतरे में है। इधर दूसरी तरफ रूरी और सेसु डिमोनिक किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इस जगह पर रूरी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और सेसु कौन है। पर रूरी खुश थी कि वो डिमोनिक किंगडम जा पा रही है। सेसु और रूरी का डिमोनिक किंगडम की तरफ सफर दिखाते हुए आई समर्ड इन अनदर वर्ल्ड एज अ प्रो हीरो का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेसु आराम से बैठकर लिविया और एक स्क्विड मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई देख रहा था। इस जगह पर सेसु को ऐसे आराम से बैठकर उसकी लड़ाई और पिटाई होता हुआ देखकर लिविया सेसु से कहती है कि ऐसे आराम से बैठो मत, मेरी मदद करो यहाँ पर आकर। पर इस जगह पर तो सेसु कुछ मदद नहीं करता। उसे मजा आ रहा था लिविया और एक मॉन्स्टर के बीच की लड़ाई देखने में, जिस वजह से हम अगले सीन में देखते हैं कि लिविया को अकेले ही उस स्क्विड को मारना पड़ता है। इतने बड़े स्क्विड को ऐसा पड़ा हुआ देखकर रूरी पूछती है कि अब इस स्क्विड का क्या किया जाए, जिसपे लिविया कहती है कि अब मैंने इसे मार तो दिया है, अब इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम सेसु का है। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु उस स्क्विड के शरीर को ठिकाने लगाने की बजाय उसके शरीर को खाना बनाकर खाना शुरू कर देता है। इसी बीच लिविया और सेसु के बीच में कहासुनी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर लिविया को गुस्सा आ रहा था कि आखिर सेसु इतने सालों से कहां गायब हो गया था। इस जगह पर सेसु लिविया को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो एक अर्थ नाम के प्लेनेट पर इतने सालों से जीवन जी रहा था। इसलिए लिविया और सेसु की बहस और भी बढ़ती जा रही थी कि इसी बीच पास के विलेज के डीमन के बच्चे आकर सेसु को समझाने लगते हैं आप दोनों कपल्स हैं, आप दोनों को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। इस जगह पर सेसु उन बच्चों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में स्क्विड रोल डाल देता है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो बच्चे सेसु से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप हमारे मॉम डैड के लिए भी ये बना सकते हैं प्लीज। इस जगह पर सेसु को तो कोई मन नहीं था, पर लिविया कहती है हाँ ये एक बावर्ची तो है, ये जरूर बनाएगा, हमारे पास बहुत सारा मीट है। इसलिए हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सब स्क्विड की बॉडी को लेकर विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उधर हम विलेज में देखते हैं कि काफी ज्यादा सीरियस मीटिंग हो रही थी, जहां पर वो एक स्क्विड मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उस स्क्विड मॉन्स्टर की वजह से वो समुद्र किनारे पर नहीं जा पा रहे हैं और फिशिंग भी नहीं कर पा रहे, और वॉर की वजह से कोई भी मर्चेंट यहाँ पर आकर खाना नहीं बेच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मारे जाएंगे भूखमरी की वजह से। इसलिए वो कह रहे होते हैं कि उन्हें स्क्विड का कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस जगह पर इनकी इन्हीं बातों के बीच में सेसु विलेज में पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है क्या तुम स्क्विड रोल खाना चाहोगे।
इस जगह पर जैसे वो सारे विलेजर्स स्क्विड मॉन्स्टर को ऐसा मरा हुआ देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हम रात में देखते हैं कि सारे विलेजर्स रात में पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि स्क्विड मॉन्स्टर के मरने की वजह से उनकी काफी बड़ी समस्या सोल्व हो चुकी है। और इसी के साथ उनका पार्टी में खाना वेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पार्टी में भी स्क्विड मॉन्स्टर की बॉडी से बना हुआ खाना ही खा रहे होते हैं। इनकी इसी पार्टी के बीच में हम विलेज से काफी दूर एक पहाड़ पर एक पर्सन को देखते हैं, जो कि एक डीमन होता है। और वो विलेज में होता हुआ शोरगुल को देखकर और कैंप फायर को देखकर उसे ऐसा लगता है कि इंसानों ने उस विलेज पर हमला कर दिया है और उन्होंने उस विलेज के सारे लोगों को बंदी बना लिया है। और वो धीरे धीरे कर डीमन एम्पायर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो पर्सन बिना कोई देरी करे सीधा उस विलेज की तरफ आगे बढ़ जाता है इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। इधर सीन फिर से विलेज वाले एरिया में आता है, जहाँ पर रूरी लिविया से पूछ रही थी कि आखिर आप सेस्तुसान को कैसे जानती हैं। इस जगह पर लिविया रूरी से कहती है कि असल में मेरे और सेसु के बीच में एक बार लड़ाई हुई थी और काफी टाइम तक चली थी। इसके बाद हम दोनों के बीच में समझौता हो गया और तब से हम साथी हैं। असल में इस जगह पर लिविया झूठ बोल रही थी। असल में जब सेसु और लिविया के बीच में लड़ाई हुई थी, तब सेसु ने सिर्फ एक पंच में ही लिविया को धराशाही कर दिया था। इसलिए वो कहती है कि अगर मैं रूरी को बताऊंगी कि ओशन की क्वीन सिर्फ एक पंच में एक इंसान से हार गई, तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। इसलिए लिविया रूरी से झूठ बोल देती है। इधर वो पर्सन जिसका नाम वॉइड है, वो भी पार्टी वाली जगह पर आ जाता है और वो वहां पर देखता है कि विलेज पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि विलेजर्स तो पार्टी कर रहे हैं और पता नहीं क्या चीज खा रहे हैं। इस जगह पर वॉइड को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो सब एक स्क्विड मॉन्स्टर का मीट खा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ सेसु ने सारे का सारा स्क्विड मॉन्स्टर का मीट बेच दिया है और दूसरी तरफ लिविया रूरी के साथ समुद्र के किनारे पर बैठी हुई होती है कि तभी वहां पर वॉइड आ जाता है, जो कि लिविया को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मिस लिविया, द क्वीन ऑफ ओशन, अब यहाँ पर क्या कर रही हैं, और वो भी अपने इंसानी फॉर्म में। इन्हीं सब के बीच में वहां पर सेसु भी आ जाता है। सेसु को देखकर वॉइड हैरान होने के बजाय सेसु से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सेसु सामा। जिस पर सेसु कहता है कि तुमने मुझे इस फॉर्म में भी पहचान लिया, डीमन लॉर्ड के खास सोल्जर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस समय केसल में होना चाहिए, डीमन लॉर्ड के पास। इस जगह पर वॉइड सेसु को सब एक्सप्लेन करने लगता है। वो सेसु को बताता है इसका कारण ये है कि मुझे कुछ ना कुछ कर डीमन की उनकी शादी को रोकना होगा, क्योंकि उनकी एक इंसान से शादी होने वाली है और ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हो रही है। इस जगह पर वो ये शादी सिर्फ इंसानों और डीमंस के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसे रोकने के लिए कर रही हैं। इस जगह पर वो ये भी बताता है कि उस इंसान ने डीमन क्वीन को अपने काबू में करने के लिए उनके गले में एक नेकलेस पहनाया है, जो पूरी तरीके से कर्स्ड है, जिसकी वजह से डीमन क्वीन अब उस इंसान की ही बात मान रही है। इसलिए मैं चाह कर भी डीमन क्वीन को नहीं मना पा रहा हूँ। प्लीज मेरी मदद करो सेसु सामा और लिविया, प्लीज डीमन क्वीन को बचाने के लिए। उनने शादी के लिए हाँ इसलिए भरी थी ताकि वो इंसान और डीमन के बीच की इस लड़ाई को रोक सके, टेरोन नाम के एक इंसान से शादी कर। वॉइड की बात सुनकर सेसु वॉइड से पूछता है क्या टेरोन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके कहने पर वो रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस पर रूरी सेसु को बताती है कि टेरोन कोई शक्तिशाली या फिर सुपर ह्यूमन या फिर कोई मैजिशियन नहीं है, बल्कि वो एक मर्चेंट है। इवन समुद्र में 90% जो शिप चलती हैं उसमें वो ही कारोबार करता है, इसलिए उसके पास बहुत पैसे हैं। इस जगह पर वॉइड कहता है हाँ, वो अपने पैसों की मदद से वॉर को रुकवा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी किंगडम का किंग टेरोन की बात मानने से इनकार कर देगा, तो टेरोन अपने कनेक्शन की वजह से उस किंगडम में जाने वाले सारे मर्चेंट्स को वहां जाना बंद कर देगा, जिसकी वजह से उस किंगडम की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी और वहां के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। इसलिए टेरोन इस वॉर को रुकवा सकता है। इसलिए डीमन क्वीन अपनी मर्जी के बिना ही उस इंसान से शादी कर रही है। इसी के साथ सेसु को वॉइड से यह भी पता चलता है कि असल में इंसानों ने वॉइड के ऊपर पहले हमला किया, पर वहीं इंसानों के पर्सपेक्टिव से तो डीमंस ने इंसानों के ऊपर पहले हमला किया। इस जगह पर सेसु समझ जाता है कि कोई ना कोई तो है जो अपने फायदे के लिए डीमन और इंसान के बीच में वॉर करा रहा है। इसी के साथ सेसु को लिविया से ये भी पता चलता है कि असल में डीमन क्वीन ये सब सेक्रीफाइस इसलिए कर रही है कि जब पिछली बार सेसु और डीमन लॉर्ड के बीच में लड़ाई हुई थी, तब वहां पर एक कंडीशन हुई थी कि जब भी लड़ाई होगी तो वो डीमन लॉर्ड और हीरो के बीच में होगी, कभी भी वॉर नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से डीमन और इंसान दोनों को ही सिर्फ दो लोगों की लड़ाई की वजह से खून बहाना पड़ता है। इस बात पर डीमन लॉर्ड ने सेसु को वादा कर दिया था कि लड़ाई होगी तो सिर्फ डीमन लॉर्ड और हीरो के बीच में, कभी भी वॉर नहीं होगी। और बस इसी प्रॉमिस को बरकरार रखने के लिए डीमन क्वीन ये सेक्रीफाइस दे रही है ताकि लड़ाई ना हो। इस जगह पर सेसु लिविया की ये सारी बातें सुनकर पूरा हैरान हो जाता है कि डीमंस भी अपने वादे के इतने पक्के होते हैं। इसलिए सेसु डिसाइड करता है
कि वो डीमन क्वीन की हेल्प जरूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया और सेसु डीमन क्वीन के कैसल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए आई समन इन अनदर वर्ल्ड एज ए हीरो का एपिसोड नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है। आई समन इन अनदर वर्ल्ड एज ए हीरो का एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा था जहां पर डीमन क्वीन और सेसु के बीच में लड़ाई चल रही थी, पर सेसु काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से काफी इजीली डीमन क्वीन को हरा देता है। सेसु डीमन क्वीन को हराने के बावजूद भी डीमन क्वीन के किंगडम पर कब्जा नहीं करता और न ही इंसानों द्वारा डीमन क्वीन के किंगडम के किसी भी इंसान को मारा जाता है। इवन सेसु डीमन क्वीन को हराने के बावजूद भी डीमन क्वीन से बहुत ही पोलाइटली एक रिक्वेस्ट करता है, डीमन क्वीन मैंने यहाँ पर हमला इसलिए किया था बस मैं आपको ये बताने के लिए कि आप मेरी बात पर ध्यान दें। अगर मैं आपसे सिंपली कहता तो आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए मैंने ये हमला किया, इस लड़ाई को जीता। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर इतना कुछ करके सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इंसानों और डेमन के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मरते हैं, डीमंस भी मरते हैं और इंसान भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसान और डीमन पीसफुली रहें, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लड़ाई को रोक दें। और बस मैं इस लड़ाई के बदले यही चाहता हूँ, मैं इस जीत के बदले यही चाहता हूँ कि आप वादा करें कि आप पीस को बरकरार रखें, आप लड़ाई नहीं करेंगे और आपकी तरफ से कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं होगा। इस जगह पर डीमन क्वीन सेसु से वादा कर देती हैं कि वो कभी भी इंसानों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस वादे की वजह से डीमन क्वीन का भी काफी फायदा होता है, क्योंकि उनके किंगडम के लोग अब लड़ाई की बजाय अपनी घर गृहस्थी और किंगडम को डेवलप करने के ऊपर लगे होते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर अचानक से इंसानों की तरफ से डीमन के ऊपर हमला हो जाता है। इस जगह पर बस डीमन क्वीन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अपने सोल्जर्स को भेजती है, उनका कोई मकसद नहीं होता है इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। पर इस जगह पर वॉर का माहौल बनता जा रहा था और डीमन क्वीन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सेसु के वादे को बरकरार कैसे रखेंगी। पर इसी बीच वर्ल्ड का बिगेस्ट मर्चेंट टेरर वहां पर आकर डीमन क्वीन के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, मैं इस लड़ाई और इस वॉर को यहीं रुकवा दूंगा, इससे डीमंस का भी फायदा होगा और इंसानों का। अगर आप चाहती हैं इस वॉर को रोकने का तो आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। इस जगह पर डीमन क्वीन के पास कोई इशारा नहीं था और उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी कि बिना लड़े वो इस वॉर का खात्मा कैसे करेंगी। इसलिए वो टेरर के इस प्रस्ताव पर मान जाती हैं और कहानी इसी के साथ पास्ट से प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि इन्हीं सारी वजहों की वजह से आज डीमन क्वीन को टेरर से शादी करनी पड़ रही होती है। मेरी सेरेमनी के दौरान टेरर सारे डीमन से कहता है जो वहां पर सेरेमनी में अटेंड होते हैं कि आज से मैं तुम्हारा न्यू डीमन लॉर्ड बनूंगा और तुम्हारी डीमन क्वीन मेरी एक स्लेव होगी और अब से तुम मुझे सर्व करोगे, मैं हूं तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड। इस जगह पर टेरर के जितने भी उद्देश्य होते हैं वो सब डीमंस को पता होते हैं, पर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डीमन क्वीन खुद चाहती है टेरर से शादी करना। इसके बाद हम शादी में देखते हैं कि टेरर डीमन क्वीन के लिए एक कर्स नेकलेस लाया था जो पूरी तरीके से कर्स मैजिक से भरा हुआ था। इस कर्स नेकलेस की मदद से टेरर डीमन क्वीन को अपने काबू में करना चाहता था और वो ऐसा ही करने जा रहा था। वो डीमन क्वीन को अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाने ही वाला था कि तभी जहां पर ये सेरेमनी हो रही थी वहां की खिड़की तोड़कर सेसु आ जाता है और सेसु डीमन क्वीन से कहता है, एक डीमन क्वीन सफेद कपड़ों में काफी अजीब लग रही है। इनकी इन्हीं बातों के बीच में टेरन सेसु से कहता है, हे तुम कौन हो। इस जगह पर सेसु टेरन की तरफ बहुत गुस्से से देखता है, जिससे टेरन बहुत भयभीत हो जाता है और टेरन कहता है, हमला करो बेवकूफो, ये मुझे जान से मार देगा, इसे यहाँ से जिंदा मत जाने देना। इस जगह पर टेरन के सारे सिपाही सेसु के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो हमला करते हैं लिविया वहां पर आ जाती है और वो अकेले ही इन सारे सिपाहियों को संभाल लेती है। इन्हीं सब सिपाहियों के बीच में एक सिपाही काफी स्ट्रोंग होता है और वो काफी डार्क मैजिक जानता था। इस जगह पर वो लिविया के ऊपर हमला करता है जो काफी असरदार लग रहा था। इस जगह पर वो ये भी कहता है, सी क्वीन लिविया काफी स्ट्रोंग है आप, पर आप लैंड पे मुझे नहीं हरा सकेंगी। और यह कहकर वो सीधा लिविया के ऊपर एक जानलेवा हमला करता है, पर उस हमले से सेसु लिविया को बचा लेता है। इसके बाद वो गार्ड सेसु से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि द हीरो ऑफ जस्टिस सेसु डीमन किंगडम में मिलेगा। यानी इस जगह पर वो गार्ड सेसु की आइडेंटिटी बहुत पहले से ही पहचान गया था। अब इस जगह पर
सेत्सु उस गार्ड के ऊपर हमला करता है, पर वो गार्ड काफी डोज करता है और उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई चलती है। पर इस जगह पर सेत्सु समझ चुका था कि वो गार्ड अपने फुल पोटेंशियल में लड़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो उस गार्ड से पूछता है, आखिर तुम जीतने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बस मेरे हमले को डोज कर रहे हो या फिर अनदेखा कर रहे हो? इस जगह पर वो गार्ड कहता है, द हीरो सेत्सु, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस यहाँ से जाकर अपने मास्टर को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। इस जगह पर सेत्सु उससे उसके मास्टर के बारे में पूछता है, पर वो अपने मास्टर के बारे में कुछ नहीं बताता और वो वहां से दीवार तोड़कर भाग जाता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि डीमन क्वीन सीधा जाकर सेत्सु से गले लग जाती है। इस जगह पर वो काफी खुश थे कि सेत्सु उन्हें इतने सालों में भी नहीं भूला है और वो इतने सालों बाद भी उनकी मदद करने आया है। इस जगह पर वो सेत्सु से ये भी पूछती है कि तुम इतने सालों से कहाँ गायब हो गए थे? इवन इंसानों को भी नहीं पता था कि उनका हीरो कहाँ गया है। इस जगह पर सेत्सु कहता है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। डीमन क्वीन डिजल। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सेत्सु उन सिपाहियों के पास जाता है जिन्हें लिविया ने हराया था, और जैसे ही वो उन सिपाहियों को छूने वाला होता है वैसे ही वो सारे सिपाही गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सेत्सु कहता है कि ये इतनी ज्यादा पावर सिर्फ तोमा के पास है। क्या असल में तोमा वही डीमन लॉर्ड है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है, जिससे लड़ते समय सेत्सु अर्थ पर समन हुआ था। इस जगह पर सेत्सु समझ जाता है कि असल में तोमा गुस्सा है सेत्सु से, क्योंकि सेत्सु ने धीरे धीरे करके छोटे छोटे डीमन किंगडम के डीमन लॉर्ड्स को हराकर डीमन और इंसानों के बीच में पीस स्टेब्लिश कर दिया है, जो कि सबसे बड़े डीमन लॉर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि डीमन लॉर्ड बेसिकली लड़ाई ही चाहता है। इसलिए सेत्सु समझ जाता है अगर उसे छोटी छोटी लड़ाइयां रोकनी है तो उसे बड़े शिकार यानी तोमा द डीमन लॉर्ड को हराना होगा। उसके हारते ही डीमन और इंसान के बीच में लड़ाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और पीस मेंटेन हो जाएगा। इस जगह पर डीमन क्वीन डिजल कहती है कि सेत्सु, वैसे तो मैं एक डीमन हूँ, पर अगर मेरी जरूरत पड़े या फिर मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेत्सु उस किंगडम को अलविदा कर आगे बढ़ने जा रहा था, क्योंकि उसे तोमा को ढूंढकर उससे लड़ाई में जीतना है। इस जगह पर सेत्सु से डीमन क्वीन कहती है, तुम आगे कहाँ जाने वाले हो? इस जगह पर सेत्सु डीमन क्वीन से कहता है कि मैं बीस्टमैन के पास जाऊंगा। अब इस वर्ल्ड में बीस्टमैन क्या चीज है वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इस जगह पर डीमन क्वीन कहती है, इतनी जल्दी बीस्टमैन के पास जाना सही रहेगा? इस जगह पर सेत्सु कहता है, हाँ मुझे चीजें जल्दी करनी होगी, क्योंकि तोमा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। पिछली बार अपना फुल पोटेंशियल यूज करने के बाद भी मैं तोमा को नहीं हरा पाया था। इस जगह पर डीमन क्वीन समझ जाती है कि सेत्सु किसी भी हालत में इंसानों और डीमन के बीच की इस वॉर को रोकना चाहता है, भले ही उसको इसके लिए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड तोमा का ही सामना क्यों ना करना पड़े। इसके बाद डीमन क्वीन सेत्सु से अपनी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि रूरी सेत्सु की मदद से डीमन क्वीन को उनका ब्रोच डिलीवर कर देती है और वो अपने दादाजी का आखिरी वर्क भी प्रॉपर्ली कंप्लीट कर देती है सेत्सु की हेल्प से। सेत्सु की जर्नी पे जाने से पहले वॉइड सेत्सु से कहता है, दोस्त अगर तुम्हारी इस जर्नी में हम कुछ मदद कर पाए तो जरूर बताना, तुमने हमारी बहुत मदद की है। वॉइड की इन्हीं शब्दों के साथ सेत्सु और लिविया अपने डीमन लॉर्ड तोमा को ढूंढने के सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारी कहानी भूतकाल में जाती है अर्थ में, जहां पर हम देखते हैं कि यूकी और यूही को, जो काफी छोटे होते हैं, शुरुआत में यूकी काफी रूड लग रहा था, क्योंकि वो काफी साइलेंट और कम बोलने वाला ही इंसान होता है बचपन में, और वो जल्दी किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता। पर जैसे जैसे समय बीतता है यूही को पता चलता है कि यूकी बहुत काइंड हार्टेड है, क्योंकि यूही की बहुत मदद करता है पढ़ाई में, खेलने में, और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। इसी के साथ काफी समय आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि यूही और यूकी हाई स्कूल में जाने जितने बड़े हो जाते हैं। इसी साथ हमें यह भी पता चलता है कि यूकी अपने पहले ही अटेम्प्ट में जापान के काफी पॉपुलर हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। पर इस जगह पर यूही भी यूकी के साथ जाना चाहती थी, पर यूही के लिए काफी मुश्किल था जापान के इतने पॉपुलर हाई स्कूल में एक बार में पास होना, या फिर अगर वो 10 बार भी ट्राई करेगी तो उसका पास होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर वो यूकी के साथ पढ़ने के लिए डेडिकेटेड होती है और वो बहुत मेहनत करती है ताकि वो यूकी के साथ पढ़ सके। पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यूकी इतने नंबर अचीव नहीं कर पाती एंट्रेंस एग्जाम में कि वो यूकी के साथ उसके हाई स्कूल में एडमिशन ले ले। यूही अपनी मार्कशीट को देखकर बहुत ही ज्यादा हताश होती है कि उसने इतनी मेहनत करी, फिर भी वो यूकी के लेवल के पास भी नहीं पहुंच पाई।
अब इस जगह पर वैसे उदास खड़ी ही होती है कि तभी उसके पास 3 स्ट्रीट बॉयज आते हैं जो उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। इस जगह पर यूही वहां से भागने की कोशिश करती है पर वो उसे जाने नहीं दे रहे थे कि इसी बीच वहां पर यूकी आ जाता है और वो उन स्ट्रीट बॉयज से कहता है, ये मेरी दोस्त है, अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते से ही वो स्ट्रीट बॉयज वहां से भाग जाते हैं। इसी के साथ यूकी को यूही से ये भी पता चलता है कि आखिर यूही कितनी मेहनत कर रही है एक हाई स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए जिसमें वो पढ़ता है। इस जगह पर यूकी यूही से कहता है, तुम चिंता मत करो, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम पक्का पास हो जाओगी। पर हाँ याद रखना, मैं तुम्हारे साथ इजी नहीं रहूंगा, काफी शक्ति बरतने वाला हूँ, तो ये मत समझना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें इजी फीजी रहेगा। इस जगह पर यूही कहती है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ इसको जरूर चाहूंगी। इसी के साथ हमें यूही की मन की बातों से ये भी पता चलता है कि वो यूकी को बहुत पसंद करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही कुछ पसंद में भी हो रहा था जहां पर यूही दूसरे वर्ल्ड में आकर काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो अपने मैजिक लेवल को इंक्रीज कर जैसे तैसे कर यूकी के लेवल तक पहुंच सके, यानी सेसु के लेवल पर, ताकि जब भी यूकी यानी सेसु की डीमन लॉर्ड से लड़ाई हो तब वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसका साथ दे सके। और हमें यूही की मेहनत दिखाई भी देने लगती है क्योंकि उसका मैजिक लेवल बाकी जो बच्चे समन होकर आए थे उनसे काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, वो अब एक एक कर डीमंस को भी मारना शुरू करती थी। पर शुरुआत में वो डीमंस को मारने में डर रही थी, वो किसी को भी जान से नहीं मारना चाहती थी। पर समय के साथ वो डीमंस को मारना भी सीख चुकी थी। पर इस जगह पर भी वो डीमंस को पूरी तरीके से जान से नहीं मार रही थी। वो बस डीमंस को इतना इंजेक्ट कर देती थी कि ताकि वो किसी को हानि ना पहुंचा सके। वो किसी को भी अभी भी जान से तो नहीं मार सकती। यानी इस तरफ यूही पूरी मेहनत कर रही है यूकी का आने वाले समय में साथ देने के लिए। वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है अपने मैजिक लेवल को इंक्रीज करने में। इस जगह पर हम देख चुके हैं कि यूही यूकी को जो प्रॉमिस करी थी यानी सेसु को कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेसु और लीविया अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस जगह पर लीविया काफी ज्यादा आलसी दिख रही थी, जिसे देखकर सेसु लीविया से पूछता है, आखिर तुम जर्नी की शुरुआत में तो काफी एक्साइटेड थी, आखिर अब क्या हुआ? जिस पर लीविया कहती है कि मैं इतनी ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती हूँ और ऊपर से तुम सिर्फ मेरे ऊपर बैठे रहते हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक ट्रांसपोर्ट टूल बन गई हूँ पानी के बीच में। आज मैं जब तक इस ट्रांसपोर्ट टूल पर बैठी हूँ मैं रिलैक्स करने वाली हूँ। लीविया के इन शब्दों के साथ हमारी कहानी आगे बढ़ती है। पर कुछ सफर तय करने के बाद कार्ट वाला रुक जाता है और इस जगह पर हमें पता चलता है कि इनके कार्ट में कुछ 2 न्यू पैसेंजर आए हैं। इस जगह पर जैसे ही उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर अपने मुंह पर रखा कपड़ा हटाता है तो सेसु उसे पहचान जाता है और उससे कहता है, एलिस आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जगह पर लीविया भी शौक होकर सेसु से पूछती है, आखिर तुम इस लड़की को कैसे जानते हो सेसु सामा? लीविया के इस सवाल पर सेसु रिवील करता है कि जब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी सेसु सामा दी हीरो की बॉडी में था, जब एलिजा और कोई नहीं इसकी स्टूडेंट थी। इस जगह पर एलिजा भी सेसु से सवाल पूछती है, सेसु सामा आप कहाँ थे? मैंने आपको इतना ढूंढने की कोशिश की, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। एलिजा के सवाल पर सेसु ये नहीं बताता है कि वो अर्थ नाम के एक प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो चुका था। वो उससे कहता है बस वो रास्ता भटक गया था। इस जगह पर सेसु एलिजा से ये पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लड़की कौन है? इस जगह पर एलिजा बताती है कि वो यहाँ पर एक विलेज में ठहरी हुई है। इस जगह पर सेसु एलिजा से पूछता है, आखिर तुम विलेज में क्या कर रही हो? इस जगह पर एलिजा हमें बताती है कि वो कई दिनों से सफर तय कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ही ज्यादा थक चुके थे और वो डिसाइड करती है कि वो पड़ोस के ही विलेज में ठहरेगी। पर उस जगह पर उसे एक लड़की से पता चलता है कि उसे इस विलेज को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस विलेज पर कभी कभी ड्रैगन का हमला होता है। इसलिए वो लड़की एलिजा से कहती है कि मैं आपकी फिक्र करती हूँ, इसलिए अगर आप अपनी जान बचाना चाहती हैं तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उस ड्रैगन ने मेरे भाई की भी जान ले ली। इस जगह पर एलिजा डिसाइड करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि वो एक एडवेंचरर है और उसे यहाँ पर रुक कर ड्रैगन का सामना करना चाहिए, जो कि एक एडवेंचरर का सपना होता है। वो इसी के साथ विलेज में एक आखिरी बची हुई लड़की को भी बचाना चाहती थी उस ड्रैगन से, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहीं रुकेगी और ड्रैगन का सामना करेगी। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एलिजा ने ड्रैगन से लड़ने के लिए पूरा इंतजाम और प्रिपरेशन कर रखी होती है।
इस जगह पर एलिसा के साथ वो लड़की भी होती है, जिसे देखकर एलिसा उस लड़की से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रैगन और मेरे बीच में जब लड़ाई होगी तब तुम चोटिल हो सकते हो। इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि एलिसा के एक बार कहने पर ही वो लड़की वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। उस लड़की के जाने के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन एलिसा के मुताबिक एलिसा के ऊपर ही हमला कर देता है। इस जगह पर एलिसा ने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था, इसलिए वो अपनी प्रिपरेशन की मदद से ड्रैगन के ऊपर कूद जाती है और वो उस ड्रैगन के हाथ में स्वॉर्ड घुसा देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन काफी चोटिल हो जाता है। वो एलिसा को नीचे फेंक कर वहां से भाग जाता है। इस जगह पर वो ड्रैगन काफी तेजी से उड़कर वहां से चला जाता है, इसलिए एलिसा उसका पीछा नहीं कर पाती। इसके बाद एलिसा विलेज में वापस लौटती है, जहां पर एज एक्सपेक्टेड वहां पर कोई विलेजर्स नहीं होता है एक्सेप्ट आमेल के। पर इस जगह पर जैसे ही एलिसा आमेल को देखती है तो वो देखती है कि आमेल बहुत डरी हुई है। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन से आमेल काफी ज्यादा डरती है और उससे काफी भयभीत है। इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर सेसु एलिसा की सारी बातें सुनकर एलिसा से कहता है, एलिसा सबसे पहली बात तो इस वर्ल्ड में ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है जो एक साथ इतने सारे इंसानों को खा सके, और अगर वो खा सकता हो या फिर उसे मैंने नहीं देखा हो जब मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, तब भी उसकी डेड बॉडी तो मिलेगी। ड्रैगन पूरी तरीके से किसी भी इंसान को नहीं खाते। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई डीमन है जो लोगों को टेलीपोर्ट करके कहीं ले जा रहा है और वहां पर उनको मार रहा है या फिर कुछ कर रहा है, पर ये ड्रैगन का काम नहीं है। सेसु की इस बात को सुनकर एलिसा सेसु से पूछती है, मास्टर आपको क्या लगता है अगर इसके पीछे ड्रैगन नहीं है तो इतने सारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं? इस जगह पर सेसु के बजाय द जीनियस लेविया जवाब देती है और वो कहती है, सेसु मुझे लगता है कि इस जगह पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ है। इन सब के पीछे ज़ॉम्बीज हैं, वही इंसानों को गायब करके ज़ॉम्बी बना रहे हैं। अब लिविया के जवाब पर सेसु कहता है, अगर ज़ॉम्बी ये सब कर रहे हैं तो ज़ॉम्बी कहाँ है लिविया? अब लिविया कहती है, वो एयर ज़ॉम्बी होंगे जो हवा में गायब हो जाते होंगे। लिविया के इस जवाब पर सेसु कोई जवाब नहीं देता और वो कुछ सोच रहा होता है मन में। असल में वो कड़ियां और कहानी सुनकर ये समझना चाह रहा था कि आखिर असल में कौन है जो विलेजर्स के साथ ये कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वो एलिसा से कहता है, एलिसा तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, बट वो ड्रैगन और ये विलेजर्स के पीछे जो कुछ हो रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारी ये दोस्त आमेल है जिसके साथ तुम ये सफर तय कर रहे हो। सेसु की इन बातों को सुनकर आमिन कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद उस विलेज की विलेजर हूँ, आखिर मैं ये सब क्यों करूंगी? और पहली बात तो मैं ड्रैगन कैसे हो सकती हूँ? इस जगह पर सेसु आमिन से कहता है, अब ये सब बहाने मानना सही नहीं है ड्रैगन। अब ये बताओ मुझे इस चीज का जवाब दो कि जब भी ड्रैगन आता है तुम वहां क्यों नहीं होते हो? दूसरी बात, ड्रैगन ने पूरे विलेज में सारे विलेजर्स को उठा ले गया सिवाय तुम्हें छोड़कर। एलिसा से आने से पहले तुम सरवाइव कैसे कर रही थी अगर तुम ड्रैगन से इतना लड़ती हो और तुम्हें लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं आता? और दूसरी बात, जब से तुम आई हो मैं देख रहा हूं तुम लिविया की तरफ अजीब नजरों से देख रही हो, जिसे मानो तुम्हें पता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो सी मॉन्स्टर है। इवन लिविया इतनी ज्यादा शातिर है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि वो एक मॉन्स्टर है या फिर एक डीमन है। तो तुम्हें कैसे पता लगने लगा कि वो एक मॉन्स्टर है? क्योंकि तुम खुद एक मॉन्स्टर हो। अब बाहर आ जाओ ड्रैगन, बहुत हुआ। सेसु की इन सारी बातों को सुनकर आमेन क्रीपी से स्माइल करती है और कहती है, लिविया की वजह से तुम्हें कंफर्म हो ही गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे छुपाने की कोई जरूरत है। और जैसे ही आमेन ये कहती है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल होती हैं और वो कुछ ही देर में पूरी तरीके से ड्रैगन में बदल जाती है। एक ड्रैगन को अपनी कार के पास देखकर कार ड्राइवर तो सीधा वहां से भाग जाता है, पर अब इस जगह पर सेसु, लिविया और एलिसा बचे हुए थे। आमेन के ड्रैगन बनते ही लिविया और सेसु से हराने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इस जगह पर एलिसा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को बचाने में उसने पिछले 6 महीने बर्बाद किए वो असल में उसे झूठ बोल रही थी और वो बस मासूम बनने का ढोंग कर रही थी, इसलिए वो इन सब चीजों से उभर ही नहीं पा रही थी। पर एलिसा सेसु के कहने पर लड़ाई में उतर जाती है। वो सीधा ड्रैगन के सिर पर कूदती है और उसके सिर में स्वॉर्ड घुसा देती है। इस जगह पर जैसे ही स्वॉर्ड घुसती है वो ड्रैगन एक लाइट के बीम में बदल जाता है और वो वहां से गायब हो जाती है। इस जगह पर सेसु, लिविया और एलिसा को ऐसा लगता है कि आमेन मर चुकी है। ड्रैगन का खात्मा होने के बाद सेसु और लिविया अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ
एलिजा वापस अपना सामान लेने के लिए विलेज में आती है। वो विलेज में आकर उसी घर में जाती है जहां पर वो और आमिन एक साथ रहा करते थे। वो उस घर को छोड़कर अपने नए एडवेंचर पर निकलने से पहले याद करती है कि कैसे वो और आमिन इस घर में अपने पिछले 6 महीने बिताए थे और काफी नई नई यादें बनाए थे। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आमिन जैसी इनोसेंट लड़की इतनी चालाक हो सकती है। अब वो यह सब सोच ही रही होती है कि इसी बीच उसके पीछे आमिन आ जाती है। इसका मतलब आमिन वहां पर मरी नहीं थी, वो सब उसका दिखावा था। एलिजा आमिन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि आखिर तुम मुझसे इवन सेसो से बच कैसे गई। इस जगह पर आमिन हंसते कहती है मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक है, इसे सेसो भी पता नहीं कर सकता। इसी बीच एलिजा आमिन से पूछती है कि आखिर तुमने इतने सारे विलेजर्स का क्या किया। इस जगह पर आमिन बताती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वॉर में जो इंसानों के ऊपर डीमंस ने हमला किया है वो किसके हैं? वो इसी विलेज के विलेजर्स हैं जिन्हें मैंने डीमन बनाया है, और जो इंसानों ने डीमंस के ऊपर हमला किया है वो भी इसी विलेज के विलेजर हैं जिनसे मैंने हमला करवाया है। ये जो इंसानों और डीमंस के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हो रही है वो और किसी ने नहीं, मैंने करवाई है अपने मास्टर द लॉर्ड तोमा के कहने पर। तोमा का नाम सुनते से ही कि तोमा अभी भी जिंदा है, एलिजा पूरी तरीके से डर जाती है। एलिजा को ऐसे भयभीत दिखाते हुए आई समन इन अनदर वर्ल्ड एज ए हीरो का एपिसोड नंबर 6 भी समाप्त हो जाता है।